मेरे फोन पे तो हो ही नहीं रहा है आज। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ओम नमो अरहंता, ओम नमो सिद्धा, ओम नमो आयर्या, ओम नमो उवज्झाय, ओम नमो लोवे सब्बसाहूर्ण, ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणाशनो चार्ट हमारे बोलो ना नलों में अडमं हवै अडमं हवै। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज कमी कर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आज हमारा विषय है डायबिटीज या मधुमेह। आज ऐसा कोई परिवार नहीं जिनके यहाँ कोई ना कोई डायबिटीज से परेशान ना हो। आज एक भयंकर रूप लेकर डायबिटीज पूरी दुनिया में उभर कर आ रहा है। तो हम डायबिटीज से कैसे अपने आप को बचाकर रख सकते हैं, डायबिटीज क्या है, इसके लक्षण क्या है और कैसे बिना दवाई के भी हम डायबिटीज से दूर रह सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जाने माने विशेषज्ञ श्रेयांश जी नीला के जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप श्रेयांश जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी, साथ में। बहुत खुशी होगी कि आज हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका नाम श्रेयांश है और ऑलरेडी इनकी वाइफ रूपाली हमारे यहाँ क्लासेस ले चुकी है। तो बातों बातों में ही और पहले ही पता चला कि इन्होंने डायबिटीज में पीएचडी की है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, अच्छा भी लगा। आश्चर्य इसलिए लगा कि डायबिटीज विषय पीएचडी लिए कोई चुनता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई डिफरेंट रीजन होगा। तो ऐसे हमारे श्रेयांश जी मूल महाराष्ट्र के हैं, इस्लामपुर से है ये, और जो एजुकेशन किए एमएससी किया हुआ है और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर करके ये काम कर रहे हैं। शुरू में ये नासिक में कुछ साल काम कर रहे थे। नासिक के बाद में 2000 में ये सूरत में आए हुए हैं और जब से सूरत में आए तब से असिस्टेंट प्रोफेसर है ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और सबसे बड़ी बात ये कि ये रिसर्च सेमिनार जो उनका है वो इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसे उनसे बात की तो पूछा तो उनका 25 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज डायबिटीज, आपको पता है कि भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। इतना बढ़ चुका है इंडिया में, उसमें सबसे अधिक डायबिटीज के पेशेंट मिलेंगे। इसका कारण हमारा खान पान, हमारी जीवन पद्धति है। तो आज जो लोग डायबिटीज वाले हैं उनको तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनना ही है, परंतु जिनको डायबिटीज नहीं है उनको भी इस लेक्चर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज ना हो इसलिए भी हमें बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। और डायबिटीज अनेक रोगों का मूल है। अगर डायबिटीज हो गया तो समझ लो उसके साथ उसके सारे रिलेटिव्स, परिवार आ जाएगा और फिर आपकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको नम्र निवेदन करती हूँ कि आज का लेक्चर है वो केवल डायबिटीज पर नहीं है। डायबिटीज तो है ही, डायबिटीज क्यों होता है, उसके
लक्षण क्या है, परंतु मेन फोकस मुझे इनका जो पॉइंट अच्छा लगा, जो मेरा नेचर है वही इनका आज का टॉपिक है कि दवाई के बिना डायबिटीज से मुक्तता कैसे मिले। वाह, दवाई के बिना भी डायबिटीज ठीक हो सकता है, तो मुझे आश्चर्य लगा। अभी अभी एक मेरी फ्रेंड है अंजू करके है, मेरी कॉलेज की बहुत पुरानी फ्रेंड है, तो बार बार व्हाट्सएप पे और फेसबुक के उसका आ रहा था कि उसको कोई सर्टिफिकेट मिला और कोई मेडल मिला है। वो मेडल लेके वो दिखाती है, और मेडल क्या है और सर्टिफिकेट क्या है, डायबिटीज फ्री। डायबिटीज से ये फ्री कैसे हुई, मुझे आश्चर्य लगा कि डायबिटीज के फ्री कैसे हो सकते। तो कल मैंने उससे भी बात की, तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरी एक प्रोसेस के साथ में एक स्टडी है, और उसका बहुत अच्छा डीप स्टडी करना पड़ता है। इसमें केवल एक्सरसाइज काम नहीं आएगी, एक्सरसाइज और आहार के ओर ध्यान देंगे तो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इमोशन, भावना भी बहुत काम करती है। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चलता है, और इनके व्हाट्सएप के लगभग 5-6 ग्रुप काम कर रहे थे। तो इस प्रकार का ये विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको बताने वाले भी जो है वो एक्सपर्ट्स के साथ में बहुत इंटरेस्ट लेकर बताने वाले हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इनकी वाइफ ने भी डाइटिशियन का कोर्स किया है, तो धीरे धीरे हमें डायबिटीज पे क्या आहार, कैसा आहार, इस पर भी हम इनका लेक्चर सुनेंगे। आज हमारे साथ जुड़ी है भारतीय जैन संगठन गुजरात की महामंत्री जुड़ी है, वो है मोनिका जी। अब हमारे सूरत में भारतीय जैन संगठन बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक काम शुरू किया है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मोनिका जी उसी की महामंत्री है, तो वो काम है कि डायबिटीज पर अटेंशन कैसे दे। तो गुजरात का जो पूरा सेशन है वो इसी पे काम कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए हमें एक नया विषय सुनने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोनिका जी है वो योगा एक्सपर्ट है, योगा एक्सपर्ट के साथ साथ ये फिटनेस ट्रेनर है। फिटनेस ट्रेनर होने के बाद इनको फैशन में भी इंटरेस्ट है, तो फैशन डिजाइनर भी है। तो अलग अलग सब्जेक्ट से ये गुजरात से जुड़ी हुई मोटिवेशनल, ये जो हमें प्रेरणा देने वाली महिला है, ये बहुत काम करती है। और ये हमारा जो महावीर महिला मंडल है उनके मेंबर तो है ही, परंतु हमारा इंटरनेशनल जो ग्रुप होता है, महावीर इंटरनेशनल ग्रुप, इसमें भी वीरा अभिलाषा है, उसमें भी ये मेंबर है। तो ऐसी एक महिला भी आज हमारे साथ इसलिए जुड़ी है कि ये सब्जेक्ट डायबिटीज का है। सच तो आज गुजरात के जो अध्यक्ष बने हुए प्रमुख है राजेश सुराना जी जुड़ने वाले थे, परंतु मुझे ये बताना जरूरी है कि इन अनेक पदों पे राजेश जी है, और कभी कभी अचानक बहुत सारे काम आ जाते हैं, परंतु उनकी टीम बहुत अच्छी है। वो ना सही उनकी टीम की मोनिका जी आज हमारे साथ जुड़ी है। तो एक बार सबका नम्र निवेदन करती हूँ कि सभी हाथ ऊपर करें, और श्रेयांश जी, मोनिका जी, सबके लिए थोड़ा आलस भी जाता है और हम फ्रेश हो जाते हैं, इसलिए मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सबका स्वागत, सबका स्वागत, सबका स्वागत करते हैं। तो आइए सबसे पहले आनंद भाई जी, मोनिका जी जल्दी जाने वाले, उनको भी प्रोग्राम है, परंतु वो सुनेगी, तो सबसे पहले हम मोनिका जी को आमंत्रित करते हैं कि आप सूरत में समय की मर्यादा होते हुए उनको बहुत कुछ बताने जैसा है, तो इनका एक सेशन हम अलग रखेंगे आनंद भाई जी। तो आज वो हमारे भारतीय जैन संगठन के तरफ से आप लोगों का स्वागत करेंगे। मोनिका जी। जी, थैंक यू। First of all, thank you so much, Alka ji, for inviting me. It's a very fast schedule. Actually, मुझे रात को ही कॉल आया था राजेश जी का, फिर अलका जी से बात हुई, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। It's a good destiny of mine. So everyone, thank you so much. And सबसे पहले तो इस मीट में उपस्थित है, मैं उनको बहुत बहुत उनका स्वागत भी करती हूँ और उनको थैंक यू भी बोलती हूँ। अच्छा, अब जैसे कि हमारा टॉपिक है वो बहुत कुछ हमारे कैंप से रिलेट करता है, बिकॉज भारतीय जैन संगठन का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं दे देती हूँ। भारतीय जैन संगठन एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है
just kind of NGO, but it's a big level, it's international level. और अब तक इस संस्था ने 22 राज्यों में अपने झंडे गाड़ चुके हैं। कहना चाहिए कि अब तक ये इतनी तीव्र गति से काम कर रही है क्योंकि इसके जो फाउंडर है शांतिलाल जी मुत्था साहब, उन्होंने 1987 से ही इसकी स्थापना कर दी थी, और अब तक बीजेएस कई ऐसे कार्य कर चुका है जहां लोगों को बहुत 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 आराम मिला है। आराम इट मीन्स कि घर बैठे भी आपके काम हुए हैं, और जो लोग अनएजुकेटेड है या जिन्हें नहीं पता कि किस प्रोसेस से, चाहे माइनॉरिटी हो गया या कोई भी सब्जेक्ट जो लोग अवगत नहीं है, उसमें भारतीय जैन संगठन अपना एक अहम रोल देती है। इसमें काफी सारे अभिनेता जुड़े हुए हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी, आमिर खान जी, जो पानी मूवमेंट महाराष्ट्र का है उसमें वो जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब बहुत ही लंबा इसका है टॉपिक, बट समय की सीमितता है और एक सब्जेक्ट को हम किसी एक सेशन में डिस्कस पूरा नहीं कर सकते। तो बीजेएस डिड काइंड ऑफ की एक ह्यूमैनिटी है लोगों के लिए, इट्स नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ फैमिलियर ह्यूमैनिटी। सो अब जब टॉपिक आ रहा है डायबिटीज का, क्योंकि हमारा टॉपिक व्हाट इज डायबिटीज, अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑल ओवर गुजरात हमारे बीजेएस गुजरात की तरफ से फ्री डायबिटीज चेकअप कैंप चल रहे हैं, और ये 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। सूरत में हमारे इसके 3 कैंप हुए हैं, और अब तक नवानगर, जामनगर, गांधीनगर, मतलब कई चैप्टर्स गुजरात के हमारे जो है वो 14 चैप्टर्स हैं, वहां पर हर तरफ ये कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिन लोगों को नहीं पता होता है सर, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब, हमारे डाइटिशियन, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ये पता ही होगा कि लोग नहीं पहचान पाते कि उन्हें डायबिटीज है, और वो लोग दवाई लेते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्योरिटी नहीं, क्या हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है, एंड देन डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं, मतलब काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो डायबिटीज को डिस्कस करना आज की लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हम लोगों ने ये कैंप, एक टीम है हमारी जो कि प्राची जी की टीम है, उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके और इसको डिस्कस किया कि हमें उन लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेकअप लेते हैं, बट कई बार ये होता है कि वो डायबिटीज का जो है वो एक रूटीन चेकअप लेना भूल जाते हैं, और कई लोगों को काफी सारे एग्जांपल्स भी हमारे सामने आए हैं इसके। तो अब हमारी ये मुहिम चल रही है, और आई होप कि लोग इससे काफी जो है वो फायदा पहुंचे उनको, और हमारी मुहिम जो है वो कामयाब हो, लोगों को एक मॉरल मिले कि हमें अपनी हेल्थ की तरफ फोकस करना चाहिए। डायबिटीज बहुत ही कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी क्रॉनिक सिचुएशन, बहुत ही क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जो कि हमारी बॉडी को ब्लड में जाकर के इसके बहुत सारे प्रोसेस है। आई डोंट नो अबाउट द ऑल प्रोसेस सर, बट इसके कुछ स्टेप 1, स्टेप 2, कुछ गेस्टियोस्टेरोटाइप समथिंग लाइक दैट, किस तरीके की चीजें होती हैं वो आप ही हमें समझा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे प्रैक्टिशनर्स या हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है, उन्होंने पहले इस चीज को डिस्कस किया, तब मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारी चीजें आई डोंट नो, तब जाके समझ में आया कि वाकई में इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और आज की लाइफस्टाइल में हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे गुजरात बीजेएस की तरफ से ये मुहिम चल रही है, तो बस हमें शुभकामनाएं दीजिए कि हम इसमें आगे बढ़ते रहें, और आपका भी हमें टीम का सहयोग हमें मिलता रहे इसके अंदर, कि जब भी हमें जरूरत पड़े। थैंक यू सो मच मोनिका जी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि श्रेयांश जी और रूपाली दोनों भी डायबिटीज में हमारे साथ भारत जैन संगठन के मेंबर भी बनेंगे और जुड़कर काम भी करेंगे। इसी भाव के साथ धन्यवाद। थैंक यू मोनिका। कार्यक्रम में पूरे तक आप बैठे रहिए और श्रेयांश जी को जरूर सुनिए। इसी के साथ मैं सॉरी थोड़ा लेट हो गया श्रेयांश जी, तो आपको मैं मंच समर्पित करती हूँ और आप आगे का कार्यक्रम चालू कीजिए। अलका जी, रूपाली जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हाँ, रूपाली जी भी है, उनका तो स्वागत है ही, तो दोनों का अपने आप स्वागत हो जाता है एक में ही। वो दोनों ही एक ही है। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी कपल है, दोनों एक जैसे विषय में अच्छे काम कर रहे हैं। यस जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं एमपी के फिटनेस क्लब आनंदमल जी, अलका जी और जैन संघ का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये मंच मुझे उन्होंने उपलब्ध करके दिया। और
मैं तो एक निमित्त हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे इस काबिल देखा और चुना, तो मैं एक निमित्त हूँ कि जो मैसेज भेजा है यूनिवर्स ने, मैं वो आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, वो मेरे थ्रू आपको मिल रहा है। तो इसलिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए मेरा कार्यक्रम शुरू करता हूँ। पुनः एकदा जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। नमस्कार। अब जी मैं शुरू करूं? जी Yes, yes, most welcome. ओके। तो अभी आप सब लोग तो जानते ही है कि दुनिया में तरह तरह के रोग भी है, स्वास्थ्य भी है। तो हम डायबिटीज पे जाने से पहले थोड़ा बहुत इसका क्या आधार है, किस तरह से होता है, क्या होता है, इसका थोड़ा वर्णन करेंगे। तो रोग, अगर हम रोग की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसको हम बोलते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब जो जैसे कि अभी कोविड का जो शुरू है वो एक दूसरे के करीब आने से होता है, कम्युनिकेशन में होता है। तो वो कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं, वो जीव जंतु के कारण होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हमारी सारी क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है या फिजियोलॉजिकल क्रियाएं होती है, उसमें कुछ खराबी होने के कारण हो सकती है, बट उसके लिए भी काफी सारे कारण हो सकते हैं। तो इनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। इसमें से एक है कि जैसे कि हार्ट डिसीजेस हो गए, हृदय रोग, हार्ट अटैक वगैरह, डायबिटीज आ गया, थायराइड आ गया, थायराइड के जैसे काफी लोगों में होता है, कैंसर है, आजकल कैंसर का भी काफी प्रभाव हो रहा है। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को हम कैसे कंट्रोल में रखें, आपका फोन। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट हम पहले डायबिटीज के बारे में जानते हैं, क्योंकि डायबिटीज बहुत ही कॉमन है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, लेकिन अन्य देशों में भी इसका काफी अच्छा खासा प्रमाण है। मतलब 2 डिजिट में इसका प्रीवैलेंस है, मतलब 100 में से कम 10, 15, 20 लोगों में डायबिटीज देखा जाता है। इंडिया में, भारत में इसका प्रमाण और भी ज्यादा है। अब इसका क्या कारण है, डायबिटीज होता कैसे है, ये हम थोड़ा संक्षिप्त में बट डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा मेरे स्लाइड शेयर करता हूं जी। सो डायबिटीज, मैंने टाइटल भी इस तरह से रखा है, डोंट वरी बी हैप्पी, कि कोई भी रोग है तो हमको उससे डरना नहीं है, बल्कि उसके साथ जीना है। तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल है। सो डायबिटीज है क्या? डायबिटीज ये एक, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में इसको मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स जिसको बोलते हैं, उसमें से मेन जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है। उसके अलावा हम स्टार्च, ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर के अंदर बनता है, और बाकी सारे जैसे फ्रुक्टोज है जैसे हमको फ्रूट्स में मिलते हैं, लैक्टोज है जैसे हमको मिल्क से मिलता है। ये सारे शुगर्स हमारे बॉडी में जाके वो उसका चयापचय होता है, दे आर डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड एंड दे आर मेटाबोलाइज्ड। मेटाबोलाइज्ड मतलब उस ग्लूकोज से हमारी शरीर के पेशियां, मांसपेशियां, लीवर की पेशियां उसको एनर्जी में, ताकत में बनाती है, ताकत बनाती है, और वो ताकत हमारी शरीर के बाकी सारी क्रियाओं में यूज की जाती है। तो ये नॉर्मल सीक्वेंस है। तो जनरली इसके लिए क्या होता है, हमने जब खाना खाया, कुछ भी खाया, तो वो तुरंत पच जाता है, और एक साथ हमारे शरीर में बहुत सारी शुगर तैयार होती है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रणाली है, एक सीक्वेंस है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण घटक है वो इंसुलिन, और इसका दूसरा अपोजिट है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। सो ये हार्मोन्स है, ये रेगुलेट करते हैं जो भी सारे ग्लूकोज को कैसे कैसे यूटिलाइज करना, ताकि हमारे ब्लड में, सर्कुलेशन में, जो ब्लड हमें सभी मांसपेशियों में जा रहा है, उसमें शुगर की मात्रा बनी रहे। और निसर्ग ने और हमारे बॉडी में इतनी अच्छी प्रणाली बना ली है, इतना अच्छा एक संस्करण बनाया है, उस हिसाब, उसके प्रकार वो ब्लड शुगर, हमारा जो शुगर लेवल जो होता है, एक मर्यादा में सीमित रहता है।
लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, मान लो इंसुलिन बोला कि नहीं मुझे आज काम ही नहीं करना है, बट इंसुलिन तैयार है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, बट जहां मुझे काम करना है वहां से मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, या अन्य कोई कारण है, इसी ऐसे बहुत सारे कारण है, किसी को थायराइड की बीमारी है, किसी को और कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, दूसरे किसी कारण की वजह से भी हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है। इन सब का एक परिणाम ये निकलता है कि ब्लड ग्लूकोज, हमारा जो शुगर है, जरूरत से ज्यादा सर्कुलेशन में रहता है, ब्लड में रहता है। अब इससे क्या होगा, इसको हम इनिशियली डायबिटीज बोलते हैं। तो हमारे मूत्र में से, यूरिन में से एक्सेस शुगर है वो पास होना शुरू होती है। कुछ जो शुगर है वो जो हमारे हीमोग्लोबिन, लाल रक्त पेशी है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है जिससे हमारा ऑक्सीजन शरीर में लिया जाता है और विविध भागों में बांटा जाता है, और वहां से जो अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो बाहर फेंक देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जब हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट खाते हैं, उनको पचाने के बाद, उनसे एनर्जी जनरेट करने के बाद, उनको जो जरूरी बनने के बाद वो रिमेनिंग वेस्ट होता है और उसको बाहर निकालना होता है। तो ये हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण है। इस हीमोग्लोबिन के साथ भी कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, और जिस हीमोग्लोबिन को शुगर मॉलिक्यूल अटैच होता है उसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये एक इंडिकेटर की जैसे काम करता है कि आपको कितने प्रमाण में डायबिटीज है, आपके डायबिटीज की सीवेरिटी कितनी है वो पता चलती है। तो अभी ये संक्षिप्त हो गया मधुमेह के बारे में, डायबिटीज के बारे में। अब डायबिटीज भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लोगों में इंसुलिन की जरूरत होती है, कुछ लोगों में दवाओं से काम चलता है, इस तरह से। कुछ लोग दवा भी नहीं लेते हैं और वो अपनी लाइफस्टाइल से अपनी ब्लड शुगर मेंटेन करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। जैसे अभी अलका जी ने एक उदाहरण दिया था, उनकी फ्रेंड ने कुछ कल ही मैंने उनका वीडियो देखा, तो उनका जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, जिसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिलाने के बाद उनके रक्त में, ब्लड में शुगर कितने लेवल तक जाता है उसकी जांच की जाती है। उसके आधार पर डायबिटीज है कि नहीं ये कंफर्म किया जाता है, दैट इज एविडेंस जनरेट किया जाता है, उसको बोलते हैं। तो वो भी है। तो वो कैसे होता है हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग मधुमेह, डायबिटीज के टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 ये क्लासिफिकेशन काफी रिवाइज होता आ रहा है। अमेरिका में एक है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इंडिया में है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थाएं सब एक्सपर्ट्स को बुला के एक चयन कराती है और उसमें से जो अच्छे से अच्छे गाइडलाइंस निकलते हैं वो पब्लिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जो टाइप 1 डायबिटीज में ये क्लासिफिकेशन है वो हम जानेंगे क्या होता है। टाइप 1 में क्या होता है, इसमें इंसुलिन की जरूरत होती है। शुरुआत में इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते थे, अभी इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। तो इसमें इंसुलिन चाहिए होता है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। उसके बाद आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। अब जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है ये बचपन से भी हो सकता है। कुछ लोगों में वो पैदाइशी हो सकता है, कुछ लोगों में वो बाद में भी जनरेट हो सकता है, पर ज्यादातर ये पैदाइशी होता है। और जितने भी डायबिटिक्स, जो लोग डायबिटीज से सफर हो रहे हैं, उनमें से 10% लोगों में ही ये टाइप 1 रहता है। बाकी 90% जो मधुमेह के लोग हैं, जिनमें मधुमेह पाया जाता है, उनमें से 90% लोगों में टाइप 2 टाइप का डायबिटीज होता है। टाइप 2 में क्या होता है, इसमें इंसुलिन के अलावा अन्य भी कारण हो सकते हैं। पहले में इंसुलिन बनना नहीं होता है, बनता है तो उसकी एक्टिविटी नहीं हो सकती है, उसके कारण होता है। और 2 में इंसुलिन बन तो जाता है, लेकिन जो टारगेट ऑर्गन्स उसके होते हैं, जो मसल सेल्स, लिवर सेल्स वगैरह, वहां जाके उसको जो रिसेप्टर्स बोलते हैं, उनकी खराबी के कारण होता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन है। इसमें इंसुलिन की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादातर जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाली दवाई होती है उससे ये कंट्रोल में
आ जाता है। और उसके साथ अगर आप लाइफस्टाइल भी मेंटेन करते हो तो उससे भी ये टाइप 2 डायबिटीज मेंटेन हो सकता है। और तीसरा जो है दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। जेस्टेशनल मतलब गर्भावस्था में। कुछ स्त्रियों में गर्भावस्था में सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 18 से 20 वीक्स के बाद 24 से 28 वीक में कभी कभी उनकी शुगर अचानक से बढ़ जाती है और प्रसूति के बाद ये शुगर वापस नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जेस्टेशनल पीरियड गर्भावस्था में बहुत सारे हार्मोन्स बहुत मात्रा में पैदा होते हैं और वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट जनरेशन जनरेट करने के लिए वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चे के संगोपन के लिए भी वो एक जरूरी प्रक्रिया होती है और उसमें कुछ हार्मोन्स तो 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना भी बढ़ जाते हैं। और इस दौरान अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, तो ब्लड शुगर मेंटेन होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में क्या होगा? मतलब जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी तो शुगर बढ़ ही रही है छोटे अवधि के लिए ही सही, बट उस बढ़ी हुई शुगर को वो बच्चों तक भी जा रही है। तो बच्चे को पहले से ही ज्यादा शुगर की पहचान हो गई है और उसकी जो बॉडी अभी भी बन रही है उसको वो एक मेमोरी में चला जाता है कि ये बढ़ी हुई शुगर के साथ मुझे कैसे डील करना है। और जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो जब बड़ा होता है, एडल्ट लाइफ में आता है, तब जो उसका वातावरण होगा और उसने जो पहले महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया था, उसके कारण बच्चों में भी देयर आर चांसेस कि उनमें मधुमेह पैदा हो सकता है। और जिनको गर्भावस्था में मधुमेह था, डायबिटीज था, जेस्टेशनल डायबिटीज था, उन माताओं में भी बाद में 10-20 साल के बाद डायबिटीज होने की आशाएं रहती है, शंकाएं रहती है। इट इज अ रिस्क फैक्टर। तो ऐसे ये 3 मोटा मोटी प्रकार के, इसके अलावा बहुत सारे प्रकार है जिसमें अभी डिटेल में नहीं जा सकते। तो मतलब अदर डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स के कारण, हमारे डीएनए में कुछ हलचल होने के कारण कुछ डायबिटीज होते हैं। कहीं कहीं जहां रिसेप्टर्स, प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं वो खराब हो सकते हैं और उसके कारण डायबिटीज हो सकता है। ये हो गए प्रकार। अभी इसको पहचानना कैसे है? पहचानने के लिए 2 तरह है। एक तो लक्षण हम बाद में देख ही रहे। तो सबसे कॉमन जो लक्षण होते हैं, जैसे कि बहुत प्यास लगना, बहुत खाने की इच्छा होना, बार बार बाथरूम जाना होना, कभी कभी एकदम मतलब आलस आ रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, ये मोटा मोटी लक्षण होते हैं जिससे ये समझ सकते हैं कि कहीं डायबिटीज तो है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप सभी को ये होता है, ये कभी ना कभी होता है। इसका जरूरी नहीं कि डायबिटीज ही कारण है, उसके लिए अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो मैं जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे मैं विनती करता हूँ कि मैं बताता हूँ वो पूरी तरह से मत लेना, क्योंकि ये लक्षण डायबिटीज के कारण भी हो सकते हैं, अन्य कारण भी हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ मैं और एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि किसी को कुछ पर्सनल लगता है तो मैं डिस्क्लेमर बताता हूँ कि मेरी कोई मंशा नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने की। मेरा सिर्फ मकसद है कि नॉलेज आप तक पहुंचे, सभी लोगों तक पहुंचे। और मैं किसी भी पैथी के विरुद्ध या प्रमोट करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। जो भी है मैं फैक्ट्स आई एम गोइंग टू टेल यू। सो यहाँ पे अभी डायबिटीज मेलिटस, उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मतलब रोग निदान कैसे होता है जब ब्लड टेस्ट करने के बाद, मतलब वी क्रिएट द एविडेंस। लेबोरेटरी टेस्ट में हम ब्लड लिया जाता है, खून में से कितनी शुगर की मात्रा है वो पहचान मेजर की जाती है और उससे पता करते हैं। बट उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि आईसीएमआर और WHO जो बड़ी बड़ी संस्थाएं है इस फील्ड में, वो एक्सपर्ट्स इकट्ठा होके रिसर्च करते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ, और उसके बाद एक प्रमाण निकाला जाता है कि ये बराबर है। तो वो हम देखेंगे एक 1 by 1। तो अगर इनमें से पहले मैंने बताया कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया मतलब बार बार बाथरूम जाना, बार बार पानी पीने की आदत लगना, बार बार खाने की इच्छा होना, इसके साथ
अगर आप Diabetes. ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं और आप किसी डॉक्टर का आपने कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि आप ब्लड शुगर कर लीजिए, तो उसके बाद कैसे होता है, तो इसमें 2 प्रकार के शुगर मेजर किए जाते हैं। फास्टिंग मतलब आपने रात का खाना खाया, उसके 12 से 14 घंटे के बाद अगले दिन सुबह कुछ ना खाते हुए सिर्फ पानी पी सकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग सुबह जो पहला ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है उसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, उसमें से जो शुगर मेंटेन करते हैं। तो जो हेल्दी लोग होते हैं उनमें ये फास्टिंग शुगर 110 से कम होती है। अब 110 से 125 में अगर है तो वो प्री डायबिटिक फेज कहा जाता है। प्री डायबिटिक मतलब आपको डायबिटीज अभी पूरी तरह से नहीं है, बट हो सकता है आप उस तरफ जा रहे हैं, एक वार्निंग साइन है जो येलो कलर में दिखाया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये नॉर्मल रेंज है, इसके नीचे है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 110 से 125 में है, जागरूक रहना है और कुछ नहीं करना है। और अगर 126 से ज्यादा है सुबह की बिना खाए पिए वाली, तो वो क्लियर कट इंडिकेशन है आपको डायबिटीज हो सकता है। उसके बाद खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद, या पीजी मतलब पोस्ट ग्लूकोज, पोस्ट ग्लूकोज में क्या होता है, तो 75 ग्राम ग्लूकोज ओजीटीटी की जाती है। जो अलका जी के फ्रेंड ने जो सर्टिफिकेट पाया है उसमें उन्होंने ये टेस्ट करवाया था, मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना के उसको पिलाया जाता है, और उसके 2 घंटे के बाद ब्लड कलेक्ट करके वो शुगर मेजर की जाती है। वो जनरली 140 होनी चाहिए और उससे कम होनी चाहिए, तो आपको डायबिटीज नहीं है। 140 से 199, 200 से कम है बट 140 से ज्यादा है तो वो प्री डायबिटिक फेज है, और 200 से ज्यादा है तो क्लियरली वो डायबिटीज का लक्षण है। या तो रैंडम ब्लड शुगर मतलब आप कहीं भी कुछ खाए पता नहीं है, तो खाने के बाद 3 घंटे 4 घंटे हुए, 5 घंटे हुए, या अभी नाश्ता किया, इसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। मतलब कभी भी शुगर ली, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और उसका भी अगर 200 से ऊपर जाता है, ये मिलीग्राम पर डीएल है इसका यूनिट, तो भी वो डायबिटीज का प्रमाण माना जाता है। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था कि HbA1c दैट इज, ये नया इंडिकेटर है। ये एक हीमोग्लोबिन है, हमारे जो शरीर में हीमोग्लोबिन है जो रक्त पेशियों में घूमता रहता है, तो उसमें से कुछ अंश हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज जुड़ जाती है, उसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, या तो उसको HbA1c कहते हैं। तो ये क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन बनता है और बाद में उसका विघटन भी किया जाता है। तो बनने के बाद विघटन की जब क्रिया होती है, ये पीरियड साधारणतः 120 दिन का होता है, 3 महीने का होता है। तो मोटा मोटी अगर हम HbA1c किसी का नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो हमको उस आदमी का गए 3 महीने में शुगर किस तरह से था उसका एक प्रमाण मिलता है। मतलब 5.7% अगर है HbA1c, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 5.7 से 6.4% तक है तो प्री डायबिटिक है। मतलब अभी भी आपको पूरी तरह से डायबिटीज नहीं कह सकते, बट उस तरफ आप बढ़ रहे हो। और 6.5 एंड अबव अगर है तो वो क्लियरली आपका लास्ट 3 महीने में आपका शुगर इन से थोड़ा ज्यादा था, ये लक्षण। इससे हमको ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अगर आपको लक्षण दिख रहे और आपने अगर ब्लड टेस्ट किया और इस तरह से आप रिजल्ट्स पाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप किस ग्रुप में आते हैं आप पता कर सकते हैं। ये हो गया निदान के बारे में, और ये इसका रेफरेंस है। देन आगे चलते हैं। अब क्या रिस्क फैक्टर्स है, किसको मधुमेह होना जानने की जरूरत है, खास करके टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि 90% लोग इसमें आते हैं। तो जो लोग 40 और अबव एज के हैं, उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज की अगर आपको शंका है तो आप जरूर टेस्ट करवा सकते हैं। साथ में अगर समझ लो कि आपके घर में किसी को था, आपके पिताजी को, माताजी को, दादाजी को, नानी जी को, नाना जी को, किसी भी, तो भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है कि कोई अपने घर वालों से डायबिटीज है और उनको
क्लिनिक ले जा सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और बार बार फिर आपके मन में भी ये शंका होती है कहीं मुझे भी तो नहीं होगा। तो मतलब अगर आप जनरेशन टू जनरेशन डायबिटीज कैरी, तो ऐसे लोग भी चेक कर सकते। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, और दूसरा है कि बीएमआई, मोटापा, जिसे हम मोटापा कहते हैं। बीएमआई उसको नापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। उसकी मात्रा है 23 kg पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उससे वो मेजर किया जाता है। खास करके मोटापा का लक्षण एक ही होता है कि आपके पेट के ऊपर कितनी चर्बी है। दैट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। वो कारण होती है अन्य सारे रोगों का, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, आंतों के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है। ये सब के कारण ये मोटापा भी हो सकता है। तो ये हो गए लक्षण कि किनको डायबिटीज के बारे में सतर्क रहना है। इसके बाद आपको अगर हाइपरटेंशन है, वो लोग भी डायबिटीज के बारे में सतर्क रह सकते हैं। जिनको डिसलिपिडीमिया, मतलब शरीर में जो मोटापा होते हैं वो भी, और कुछ लोग मोटापा दिखता नहीं है लेकिन उनके ब्लड में लिपिड्स यानी तैल पदार्थ, लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग प्रकार के होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स। मतलब एक पार्टिकल बनता है जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स साथ में जुड़ जाते हैं, और उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। वो 4 प्रकार के होते हैं, एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं उसको। काइलोमाइक्रॉन्स वो जब हम खाना खाते हैं उसके बाद एक ऑयल के ड्रॉपलेट्स हमारे शरीर में आ जाते हैं, तो उसको काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। तो ये अगर हम नाप लेते हैं डिसलिपिडीमिया, अगर उसके मात्राएं जैसे हमने शुगर के बताया ऐसे उनके भी नॉर्मल रेंज होती है, सीमित मर्यादा होती है। उससे ज्यादा अगर है तो उसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। खास करके डायबिटीज जिनको होता है, या जिनको हाइपरटेंशन है, या इनको मोटापा है, उनमें अन्य रोग भी होने का चांसेस होता है, जैसे कि हार्ट डिसीजेस, खास करके हार्ट डिसीजेस। तो उनमें ये खास करके डिसलिपिडीमिया चेक करना जरूरी होता है। और अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप घर में सब कुछ है, नौकर चाकर है, आजकल तो फ्लैट रहता है तो कहीं ज्यादा घूम भी नहीं सकते, एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, टीवी देखा, बीच बीच में खाते रहे, या आपको गर्भावस्था में आपको डायबिटीज था, या आपको पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के कुछ लक्षण है, या मैक्रोसोमिया, मतलब गर्भावस्था में डायबिटीज के कारण बच्चा मोटा था डिलीवरी के टाइम, उसको मैक्रोसोमिया कहते हैं। तो ऐसे कुछ अगर है आपके पास ऑब्जर्वेशंस, तो वो लोग भी डायबिटीज के लिए सतर्क रह सकते हैं, वो अपना जांच करा सकते हैं। ये हो गए मतलब ये रिस्क फैक्टर्स है, और भी काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। उसमें आपका लाइफस्टाइल आता है, आप क्या पदार्थ खा रहे हैं, किस प्रकार के पदार्थ खा रहे हैं, किस पदार्थ आपका लाइफस्टाइल है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो एक पहला था कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोफे पे ही बैठा रहता हूँ, कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, तो उनमें मोटापा का भी चांस है, हार्ट डिसीज का भी चांस है, डायबिटीज का भी चांस है। अब इसके लक्षण या अंग्रेजी में है, मैं आपको एक हिंदी में समझा दूंगा। इसमें मैंने तीन हिस्सों में बांटा है। सिम्टम्स मतलब आपको भौतिक लक्षण क्या दिख रहे हैं, उसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, उसके साथ में जुड़े हुए मेडिकल टर्म्स क्या है, और उसमें अगर हम उसका प्रमाण कैसे पता चलेगा, तो ये प्रमाण है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, उसका दाखला है कि आपको ये हो रहा है। पॉलीफेजिया मतलब आपको बहुत खाने की, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। वेट लॉस मतलब आपका वेट बहुत ही कम होता जा रहा है, आपको यूरिन के यहाँ पे इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, आपको कुछ जख्म होता है, डिलेड वुंड हीलिंग, वो जल्दी हील नहीं होता है, भर नहीं जाता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार पानी पीना पड़ता है, बार बार खाना खाने की इच्छा होती है। ऐसे सारे लक्षण ये डायबिटीज के लक्षण है। और कोमा मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन है। तो
ये सब लक्षण का कारण क्या है? तो सबसे पहले है ग्लाइकोसूरिया, मतलब आपकी यूरिन में से एक्सेस शुगर पास हो रही है और वो हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं, तो उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है मर्यादा से ज्यादा, उसको हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। केटोसिस, अगर आपकी शुगर काफी दिनों तक 200 250, जो 110 125 200 भी होनी चाहिए, तो आपकी 250 300 350 400 तक जा रही है, तो एक्सेस शुगर के कारण आपके शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, जैव रासायनिक क्रिया है, उसमें इम्बैलेंस होता है, और उसमें से केटोन बॉडीज, जिसको हम केटोन बॉडीज बोलते हैं, वो एसीटोन वगैरह टाइप के पदार्थ बनते हैं, और वो एसिडिक होने के कारण एसिडोसिस होता है, उसको केटो एसिडोसिस बोलता है। मतलब आपको वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होना, वॉमिटिंग होना, स्मेल, आपके ब्रीथ को स्मेल अलग से आना फ्रूटी जैसा, तो वो सब केटोसिस और केटो एसिडोसिस के लक्षण होते हैं। तो ये भी हम यूरिन में चेक कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए टेस्ट क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया है तो ब्लड में ग्लूकोज नाप दो, मेजर कर दो। ग्लाइकोसीरिया तो यूरिन ग्लूकोज चेक कर लो। केटोसिस या केटो एसिडोसिस है तो उसमें हम यूरिन में केटोन बॉडीज आते हैं जो एक्सेस होते हैं, उसको हम मेजर करने के बाद उसको पता कर सकते हैं कि ये केटो एसिडोसिस है या नहीं। मतलब हम उसका पूरा दाखला, पुरावा जनरेट कर सकते हैं, एविडेंस जनरेट कर सकते हैं। और HbA1c, अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का चाहिए तो उसमें हम HbA1c नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और उससे हमको पता चलेगा कि हमारा ब्लड शुगर किस तरह से मेंटेन हुआ है। तो ये प्राथमिक माहिती हुई डायबिटीज के लिए। चलो मान लो कि हमने समझ लिया कि डायबिटीज क्या है, अब आगे करेंगे क्या? कुछ लोगों ने पता कर लिया कि है नहीं है। अब इसमें 3 प्रकार के लोग होंगे, जैसे कि जो नॉर्मल है बट उनके फैमिली में हिस्ट्री है, किसी किसी को डायबिटीज था बट उनको नहीं है। दूसरे ऐसे होंगे कि जिनको लक्षण तो नहीं पता चल रहे, जस्ट गए थे और टेस्ट कर लिया और थोड़े से एबनॉर्मल आए, प्री डायबिटिक के कुछ रिजल्ट्स आए। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कुछ अन्य कारण के लिए वो गए और उनमें शुगर डिटेक्ट हुआ। ये बहुत ही कॉमन पिक्चर है, क्योंकि ये डायबिटीज जो है, ये बीमारी जो है, ये साइलेंट किलर है, ये छुपा रुस्तम है। आपकी शुगर बढ़ रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एकदम से आपको धड़ाम से पता चलेगा। दूसरे कुछ लक्षण देखेंगे, उसके लिए जाएंगे और आपको डायबिटीज के बारे में पता चलेगा। ये होता है, और ये बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि हमारे पास उतना अवेयरनेस नहीं होता। तो वो अवेयरनेस भी कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। या तो जो लोग जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, जो दवा ले रहे हैं या इंसुलिन पे है या अन्य कोई उपचार कर रहे हैं, आयुर्वेदिक भी कुछ उपचार है वो ले रहे हैं, तो उनमें खास करके ये शुगर जो मैंने जो लेवल्स बताए, उस लेवल्स में मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि कुछ दिनों तक वो मेंटेन हो सकता है, बाद में काफी सारे लोगों में ऐसे देखा जाता है कि वो शुगर बराबर से दवा नहीं ले रहे, या तो जानबूझ के टाल रहे, या अन्य कोई कारण है, आप बार बार बाहर जाना पड़ता है और आप दवा नहीं ले पाते, भूल जाते, कोई भी कारण हो, या साइकोलॉजिकली भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं क्यों लूं, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस या ऐसे किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना है, और जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं रिपोर्ट्स के आधार पर जो भी उचित निर्णय हो वो लेना चाहिए, खास करके जिनको डायबिटीज ऑलरेडी डिटेक्ट किया गया है उनके लिए। बट इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसको हम रिवर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अलका जी ने जो उदाहरण दिया है, ऐसे ये तो है ही, जो यूट्यूब पे उन्होंने लिंक भी शेयर किया है यूट्यूब का, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्ट कर दिया है। मतलब उनके लेबोरेटरी फाइंडिंग्स थे शुरुआत में, वो क्लियरली बता रही थी कि इनको डायबिटीज है, बट उन्होंने कुछ नियम फॉलो किए और वो उनका पूरा डायबिटीज खत्म हो गया। वापस उनका जब टेस्ट किया गया तो वो सारे टेस्ट नॉर्मल के आ गए।
तो ये भी हो सकता है, वो कैसे हम जानेंगे। तो ये ICMR के गाइडलाइन के मुताबिक था अभी। तो मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके ऊपर खास हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ में मैं चाहूंगा कि अगर किसी को कुछ क्वेरी या कुछ कहना है तो भी कह सकते हैं, तो दे कैन रेज वर्चुअल हैंड सो दैट आई कैन कम टू नो, मुझे पता चलेगा कि कुछ क्वेरी है तो। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमको किस तरह से डायबिटीज को मैनेज करना है। अब जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग क्या कर रहे हैं, या तो दवा ले रहे होंगे। दवा में काफी सारे तरह की दवाएं होती है, वो जैसे जैसे आदमी होता है, या मतलब जो डॉक्टर उपचार दे रहे हैं और आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से वो तय किया जाता है। मतलब आप ओबेस है या नहीं है, लीन मास है, आपको खाने के क्या क्या आदतें हैं वगैरह वगैरह, आपको इंसुलिन की जरूरत है नहीं है, वो सब भी जांच किया जाता है। हाइपरटेंशन है या डिसीजेस है या फैमिली हिस्ट्री कुछ है, ये सब सोच समझ के बाद जो आपको दवा सूट होती है वो दी जाती है। लेकिन डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जहां पे आपको ये शुगर, जहां तक आप जीवित है तब तक ये मेंटेन करना ही करना है, उसके लिए आपको कोई छुटकारा नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है कि इसको हमको मानसिक रूप से स्वीकार करना, जो काफी लोगों में कम पाया जाता है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में अब प्रैक्टिकली बोलूं तो ये लंबे अरसों तक 10, 20, 30 बरस तक दवा लेना है। जिनको बचपन से है, जन्म से है, उनको तो रोज ही इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। आजकल तो इंसुलिन भी अलग अलग ह्यूमन बेस्ड भी आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण आज जितने भी बाजार में इंसुलिन अवेलेबल है वो ह्यूमन जीन से ही बने हुए होते हैं, तो एक अच्छी बात है। फिर भी वो लेना, इंजेक्शंस लेना एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, तो उसमें सब कुछ चाहिए, आपका जिगरा भी चाहिए, आपकी आदत भी चाहिए और आपका डिसिप्लिन भी चाहिए। फिर भी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये सब तो जरूरी है, बार बार जिनको डायबिटीज है उनको रेगुलर अपना चेकअप कराना भी जरूरी है। और अभी जो नया है डायबिटीज मैनेजमेंट बाय लाइफस्टाइल, आजकल ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन भी हुआ है कि क्या हम खाली हमारा रहन सहन, खान पान और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूंगा। मुझे जितनी भी बार इन्फेक्शन हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैंने सबसे पहले 3-4 दिनों तो कोई भी दवा मैं नहीं लेता। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ध्यान से और कुछ मामूली लाइफस्टाइल से मैं करेक्ट कराता हूँ। जैसे मुझे अभी सर्दी हुई है तो सुबह मैंने योगा किया है, गर्म पानी से वॉश किया है, और कुछ इसी तरह से मैं नुस्खे अपनाता हूँ और उससे मैं ठीक भी हो जाता हूँ। मुझे कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ, कभी कभी अगर वो इन्फेक्शन की मात्रा ही बहुत ज्यादा है, जो जंतु आए वो बहुत ही मात्रा में आए, तो वहां मुझे औषध की जरूरत पड़ेगी। लेकिन औषध कम से कम क्यों लेना है उसका भी मैं बताता हूँ। जब आप हम औषध लेते हैं वो एक केमिकल है, और केमिकल को पचाने के लिए शरीर के पास नैसर्गिक परिस्थितियां नहीं है, नैसर्गिक प्रोसेस नहीं है। वो है, वो जनरेट होती है, क्योंकि उसको जब हम केमिकल लेते हैं तो उसको पचाने के लिए एक प्रणाली बनाई जाती है, और उससे वो केमिकल, उसका परिणाम होने के बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है, उसको मेटाबोलाइज किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्योंकि वो अगर रहेगा तो उसके भी हमको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो साइड इफेक्ट्स के बचाने के लिए भी हमारे शरीर में एक रचना होती है, उसके कारण उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। बट जब हम दूसरी बार दवा लेते, वो जो पहली बार जो प्रणाली तैयार हो गई थी, वो उसका परिणाम आने से पहले ही उसको न्यूट्रलाइज करना देना शुरू कर देती है। तो फिर आपको मात्रा बढ़ाओ, फिर
दूसरा बढ़ाओ, एक की जगह दूसरा केमिकल यूज करो, एक की जगह दूसरा ड्रग यूज करो, ये सब शुरू होता है और ये सब इवेंट्स आपको एक एक डायरेक्शन में धकेल देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे बचने के लिए भी हमको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमारे लाइफस्टाइल को ही चेंज करें, ताकि कम से कम दवा लेने की जरूरत पड़े और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आइए देखते हैं क्या। तो सबसे पहले है फिजिकल एक्टिविटी, योगा एंड एक्सरसाइजेस। सो अगर आपको डायबिटीज है, नहीं है, होने की शंका है, कुछ भी हो, आप कोई भी फेज में हो, ना बल्कि डायबिटीज, अन्य कोई भी आपको की भीति है, शंका है, वो लोग एक पहला नियम बना ले कि रोज में कम से कम 30 to 40 मिनट्स, 30 से 40 मिनट कोई भी एक आपके पसंद की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी 40 मिनट बिना थके, बिना रुके करनी है। या योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अन्य कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी मतलब मैं एकदम से घूमने गया हूं और स्लोली वॉक कर रहा हूं, ये नहीं चलेगा। एक रिगरस, कंट्रोल्ड, गाइडेड फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो कीजिए। तो इसमें प्राणायाम आ गया और सारे बाकी योगा अभ्यास आ गए, आसनास आ गए, जो भी चाहिए आप कर सकते हैं, बट ये कम से कम होना जरूरी है। बहुत सारे स्टडीज में ऐसे पाया गया है ऑलरेडी, ये प्रूवन एक्टिविटी है कि अगर आप रोज पर्टिकुलर पीरियड तक आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका डायबिटीज, हार्ट डिसीज होने की शंकाएं बहुत कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टडीज है जिनमें ये पाया गया है। इवन कैंसर्स को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये है फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। दूसरा है आपका डाइट। जिनको खास करके डायबिटीज है और वो लोग ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए खास ये है कि आप होल प्लांट बेस्ड डाइट ले लीजिए। मतलब जो पदार्थ आपके ब्लड शुगर में कम से कम शुगर कंट्रीब्यूट करता है, मतलब खाने के बाद, जैसे कि मैंने प्योर शुगर खाई, टेबल शुगर खाई, तो तुरंत घुल जाने वाली है और तुरंत मेरा ब्लड शुगर बढ़ने वाला है। लेकिन मेरे में गड़बड़ है, मेरा इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो बढ़ी हुई शुगर बढ़ी हुई रहेगी। वो फिर अन्य किडनी पे असर करेगी, ब्रेन पे असर करेगी, आंखों पे असर करेगी, अन्य पेशियों पे असर कर सकती है, क्योंकि ये लेट कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आप काफी सालों से डायबिटिक है, मतलब आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे डायबिटिक, जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, रेटिनोपैथी कहते हैं, ये सब अन्य बीमारियां हो सकती है। कुछ लोगों के जख्म नहीं भरते तो वो एरिया निकालना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए आप क्या कीजिए, तो शुगर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं जिसको, मतलब जो फूड्स शुगर में, मतलब हमारे सर्कुलेशन में ज्यादा शुगर नहीं पैदा कर सकते, दे नहीं सकते, ऐसे पदार्थ खाए। और होल प्लांट बेस्ड डाइट ले ले। होल प्लांट बेस्ड डाइट इसलिए, उसमें से आपको विटामिन मिलेंगे, साथ में फाइबर्स भी मिलेंगे, उससे जो एक्सेस फूड है वो, और जो एक्सेस लिपिड्स है उसको क्लियर करने में भी मदद होगी। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका डाइट, और डाइट मोस्टली होल प्लांट बेस्ड हो। और कई सारे स्टडीज में यह भी पाया गया है कि जिन्होंने इस प्रकार का डाइट शुरू किया, उनका ब्लड ग्लूकोज अच्छी तरह से मेंटेन हो रहा था, उनको कैंसर जैसी बीमारियां कम हो रही थी, कंपेयर टू जिन्होंने ये डाइट नहीं लिया। और जिन्होंने लिया, ऐसे कंपैरिजन किया तो पता चला, और उसको हम स्टैटिस्टिकली कैलकुलेशंस करके उसका सिग्निफिकेंस भी नाप लिया, तो तब पाया गया था कि जो लोग इस प्रकार का डाइट लेते हैं उनमें हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज, कैंसर, ये सब में कमी पाई गई थी। मतलब उन लोगों में इसका प्रमाण कम हो गया था, और जो लोग इस प्रकार का डाइट नहीं ले रहे थे उनमें प्रमाण घटा ही नहीं, उनका वैसा ही वैसा था। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है, आपका आहार कैसे होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ साथ आपको एडिक्वेट स्लीप मिलनी चाहिए। मैं दिन में 6 घंटे सो, 8 घंटे सो, बट जो भी आप सोएंगे
आपको क्वालिटी स्लीप मिलनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए। उस वक्त आपको कुछ भी विचार मन में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये स्वाभाविक है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो नींद कम होती जाती रहती है, फिर भी आप अच्छी नींद ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ मेडिटेशंस या कुछ भी करके आप अच्छी नींद पा सकते हैं, क्योंकि शरीर को उसको वापस रिजुविनेट करने के लिए, वापस दूसरे दिन की क्रियाओं के लिए सज्ज करने के लिए कुछ घंटों की रेस्ट की जरूरत होती है। हमारे ब्रेन को रेस्ट की जरूरत होती है, लीवर सेल्स को रेस्ट की जरूरत होती है, किडनी को रेस्ट की जरूरत होती है, हार्ट को भी। हार्ट तो वैसे रुकता ही नहीं है, बट अन्य मांसपेशियों को भी रेस्ट की जरूरत हो सकती है, क्योंकि पहले दिन में हमने जो जो फिजिकल एक्टिविटी की है, जो जो शरीर ने हमने एक्टिविटी की है, उसकी भरपाई करने के लिए थोड़ा बहुत स्लीप की जरूरत होती है। तथा हमारी मानसिक अवस्था को भी, हमारे मस्तिष्क को भी इसकी जरूरत होती है। तो आप अच्छे से नींद ले ले और अच्छी नींद आए ऐसे प्रयास करें तो भी आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। अब ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं खाली सो जाऊं और मेरा डायबिटीज बड़ा हो जाएगा, तो ये वन ऑफ द फैक्टर है। मतलब आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक हफ्ते में मैं कितने दिन सुकून से सोया हूं। तो जितना आप अच्छे से सो पाए हैं उतना आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, आपको 10-15 दिन, महीना, 3 महीने तक इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और पहले आपका क्या कंडीशन थी और 3 महीने के बाद, 3 महीने आपने प्रयास करके अच्छी सी नींद ली है, तो बाद में आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे और आप पाएंगे कि नहीं, मेरे में कुछ तो बदलाव है, या कुछ लोग भी महसूस करेंगे कि आपने कुछ बदलाव हुआ है। तो ये एक अनदर फैक्टर है, और इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है, और सभी रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन लोगों में अच्छी नींद आती है, जो लोग अच्छी नींद ले पाते हैं, उनमें काफी सारे रोगों के प्रमाण कम हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर आता है कि आपका स्ट्रेस, खास करके जो डायबिटिक, जिनके घर में डायबिटीज है, या उन्होंने कहीं बातें सुनी, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सुनने के बाद भी कुछ लोगों में विचार आते होंगे कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं है। जिनको डायबिटीज है वो लोग सोच रहे होंगे यार मुझे डायबिटीज है, रोज दवा खानी पड़ेगी, ये है वो है, वो डॉक्टर के पास चेक करने जाना पड़ेगा, फिर आपके रोजमर्रा की सारी जिंदगी के कामें हैं, वो सब भी है। तो इन सब में होता क्या है, जितना आप इसको सोचोगे उतना आप स्ट्रेस पैदा करोगे। आपके माइंड को पता है कि ये करना है, ये करना है, बट वो आपको बोझ लगता है। वो एक्टिविटी आपको जब बोझ लगती है, या नहीं जानबूझ के करना है, जरूरी है इसलिए करना है, तो और मुझे डायबिटीज है, ये करना होता है, जो आपके पास नॉलेज भी होता है, डॉक्टर्स आपको सलाह भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं, बताते हैं ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है। कभी कभी हार्श वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। इन सब में क्या होता है, ये कि स्ट्रेस पैदा होता है, एक मानसिकता बन जाती है, यार मुझे डायबिटीज है, ये होगा वो होगा। तो ऐसे में आपको अगेन अवेयरनेस को क्रिएट करना है, जागरूकता पैदा करनी है। नहीं, मुझे ये हुआ है तो ये यूनिवर्स ने मुझे दिया है तो इसका कुछ कारण होगा, मुझे कुछ ऐसे काबिल बनना चाहिए कि ताकि मैं इससे भी झुंझ जाऊं, इससे भी मैं मेरी लाइफस्टाइल अच्छी बनाऊं। दूसरा इसका मैं बताता हूँ, जिन लोगों में डायबिटीज है, जिन लोगों में डायबिटीज है, म्यूट कीजिए जिसका अनम्यूट हुआ है प्लीज। स्ट्रेस के कारण आपका अगर डायबिटीज है तो आप बार बार बीमार होते हैं, या आपको स्ट्रेस आ जाता है, तो परिणाम किसको होता है, आपके ऊपर ही पड़ता है। आप नॉर्मली जब हेल्दी थे तब 8 घंटे काम कर पा रहे थे, वो अगर आप हेल्दी नहीं है, स्ट्रेस में है, तो आप मुश्किल से 4-5 घंटे काम कर पाएंगे। आप बार बार छुट्टी लेंगे तो आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ पे असर पड़ेगा, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, आपकी फैमिली के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, आपके देश के डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन हर एक जगह पे जा रहा है, ना बल्कि आपके लिए सीमित है। वो आपका जो भी योगदान हो रहा है इकोनॉमिकली, प्रोफेशनली या अन्य कई कारण से, वो देश तक, दुनिया तक भी जा रहा है, उसके परिणाम दुनिया तक भी जा रहे हैं। इसलिए
ऑलवेज अच्छा सोचो और अच्छा संवैधानिक काम करो, सकारात्मक क्रियाएं करो, तो उससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी जितने भी शंका कुशंका है वो दूर होती जाएगी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आजकल बहुत सारे पर्याप्त है, उपलब्ध है, जैसे कि योगा करना है, मेडिटेशन करना है, गाइडेड मेडिटेशंस लीजिए, या जो भी आप एक्टिविटी पसंद करते हैं जिसमें आप बिल्कुल मतलब अगर वो आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो दुनिया का आपको भान ही नहीं रहता है। मैं तो कहता हूँ ऐसी एक्टिविटी आप डेली कीजिए, उससे भी आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, उससे भी आपका ओवरऑल बॉडी रिजुविनेट होता है। और वो भी एक प्रूवन टेक्निक है, वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल संक्षिप्त में बताऊं तो किसी भी प्रकार के कारण, किसी भी ट्रिगर के कारण जो भी आपको स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसको रोज के रोज मैनेज करना जरूरी है। जितना की जरूरी है आपका खाना, जितना की जरूरी है आपकी स्लीप, जितना भी जरूरी है आपको ऑफिस जाना, उतना ही जरूरी है आपका स्ट्रेस मैनेज होना। तो स्ट्रेस इट इज अगेन अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्टर फॉर मेनी डिसीजेस। खास करके अगर मैं ये कोविड के पीरियड की बात करूं तो कोविड के पीरियड में जितनी भी हमको नुकसान पहुंचा है उसमें स्ट्रेस महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। अगर स्टडी होता है तो वो भी बाहर आएगा, अभी नहीं हुआ है, बट उस वक्त जो स्ट्रेस था वो बहुत ही था। डॉक्टरों की अवस्था भी इतनी खराब थी जितनी अन्य लोगों की भी थी, बट इसमें जो लोग मैनेज कर पाए वो आज भी उतनी ही पावर से, उतनी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आज जैसे ये कॉम्पिटिटिव युग में, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, रोज नए नए तरीके के गैजेट्स आ रहे हैं, नए नए तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई तरीके के हमको सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, और उसके कारण कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ रहा है और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो इसको मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। तो जो भी उपाय आप बनते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। साथ में हमारे पास आजकल बहुत सारे एंटरटेनमेंट के भी साधन उपलब्ध है। कुछ बैड हैबिट्स है, बैड लाइफस्टाइल्स है, टोबैको अल्कोहल, उसको पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, उसको बिल्कुल ही नहीं लेना है। टोबैको अल्कोहल को अवॉइड करना है, या इसी प्रकार के अन्य कोई भी है उसका सेवन ना कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सोशल कनेक्टेडनेस, मतलब आपका सामाजिक कार्यभाग या सोशल वेलबींग जिसको कहते हैं, मतलब आप डेली या वीकली, मंथली, जो भी है, आप तय कीजिए कि इतने लोगों के साथ मुझे मिलना है, उनके हालचाल पूछने हैं, उनसे कनेक्टेड रहना है। तो इससे भी आपकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। ये मैंने खुद ने भी अनुभूति की है काफी टाइम्स, और मैंने पाया है कि जो लोग सोशली कनेक्टेड रहते हैं, ज्यादातर लोगों के साथ रहते हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहता है। तो ये जो सूत्र बनाए हैं मैंने, जो सूत्र अवेलेबल है, इसका भी एविडेंस है, जो नीचे मैंने ये रेफरेंस दिया है। इस रेफरेंस में भी खास करके कहा गया है कि टाइप 1 डायबिटिक्स जो है, जिनको पैदाइशी डायबिटीज है, उनमें ये सब लाइफस्टाइल मैनेज करके दे हैव कंट्रोल्ड देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल वेरी वेल एंड दे आर लिविंग हेल्दी लाइफ। जैसे टाइप 1 डायबिटीज के लोग भी शुगर मेंटेन करते हुए काफी सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप्स के स्पोर्ट्स, एथलेटिक एक्टिविटीज वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें खास करके इंसुलिन की जरूरत होती है। और इंसुलिन या ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने वाली दवाई खाने से कभी कभी हमारा ब्लड ग्लूकोज लो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, अगर आपकी शुगर की मात्रा एकदम से कम हो गई तो हमारी शरीर में एनर्जी जितनी जरूरी है नॉर्मली लाइव करने के लिए जो जरूरी है वो भी कम पड़ेगी। तो उसके कारण भी नुकसान या धोखा होने का चांसेस होता है। उसके कारण हम एकदम से गिर जा सकते हैं, आपका सोचने में खराबी आ सकती है, आपको दिखने में परेशानी हो सकती है। ये कुछ लक्षण है जिसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं।
विजन ब्लर होना, आंख धुंधला हो जाना, या एकदम से चक्कर आना, क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह के लक्षण होते हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होते हैं। तो जो लोग डायबिटीज की दवा ले रहे हैं उनमें ये होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसकी भी खबरदारी लेनी है। साथ में सोशल, आप सामाजिकली, मतलब आप दोस्तों के साथ मिलो, उनके साथ बातें करो, या जो भी आपके पसंदीदा लोग हैं उनके साथ रोज के रोज एटलीस्ट फोन पे तो कांटेक्ट करके उनसे बातें कीजिए, कनेक्टेड रहिए, सोशली कनेक्टेड रहिए, आपका एक वेलबींग बना रहेगा। और इससे भी ये सब से क्या होगा, तो ये सब चीजों में जैसे कि आप अच्छा डाइट ले रहे हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप स्ट्रेस की जगह आप मेडिटेट करके स्ट्रेस को भगा रहे हैं, या आप सोशली 4 लोगों के साथ बातें कर रहे हैं और उनका हालचाल पूछ रहे हैं, तो आपके शरीर में वो हार्मोन्स पैदा होंगे जो आपको फील गुड करा देंगे। और जो फील गुड वाले हार्मोन्स है वो आपके शरीर में अच्छे बदलाव लाते हैं। और इसकी जगह आप स्ट्रेस में होते तो क्या होता, बुरे हार्मोन्स पैदा होंगे और वो शरीर को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो ये टग ऑफ वॉर है जो डेली बेसिस पे आपको खेलना पड़ेगा। तो बुरे हार्मोन्स को जिताना है या अच्छे हार्मोन्स को जिताना है। वैसे हार जीत तो कुछ नहीं होती, आपको लाइफस्टाइल अच्छी बनानी है, और जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उसके ऊपर आपको हावी होना है। वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर हमको हावी होना है। तो इसलिए ये सारे सूत्र को, ये सारे टेक्निक्स को हमको फॉलो करना चाहिए। तो आप अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा आहार लीजिए, अच्छे तरह से नींद ले लीजिए, अच्छी तरह से आप स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, और बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, और दोस्तों के साथ जुड़े रहिए। ये अगर हम डेली करेंगे तो डायबिटीज तो क्या, हम कैंसर को भी भगा पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। इसको हम एक संक्षिप्त भाषा में कहूँ, एक संक्षिप्त वर्ड में कहूँ, तो हमारी रोज की लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जीवन परिभाषा को हम अगर बदलेंगे, इस तरह से फॉलो करेंगे, तो हम दूरदर से दूरदर बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरा छोटा सा मनोगत पूर्ण करता हूं, और मैं और एक बार इस मंच को और सभी प्रेक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूं, खास करके एमपी के फिटनेस और भारतीय जैन संगठन, और अलका जी, आनंद जी और मोनिका जी, और जो यहाँ उपस्थित नहीं है उन सभी महानुभावों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा डिस्कशन पूर्ण करता हूँ। किसी को कुछ धन्यवाद श्रेयस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने जो बातें हम रोज बताते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, आपने इतने सुंदर तरीके से एक एक बात को रखा। सबको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, और हमें खुशी हो रही है। आपने जो 6 सूत्र बताए, ये 6 सूत्र हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनाया है इन 6 सूत्रों को, और वो आज बिल्कुल हैप्पी है, निरोग है, स्वस्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डायबिटीज से हम घबरा जाते हैं, तो आज के आपके सेशन से हमें ये जानकारी तो मिलती है कि हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई घबराने की बात नहीं है। और हम थोड़ी सी सावधानी, जागरूकता रखें तो हम बिल्कुल इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, सभी मेरे साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। जोश भी हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।